Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 13 जून 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलो फिर शुरुआत करते हैं आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। और जितने भी आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम लोग टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। तो यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, लेकिन इसको भी डिस्कस करने से पहले हम लोग हमेशा की तरह अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका आंसर सभी लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। बात करके ये रेंगमा ट्राइब के बारे में। ये रेंगमा ट्राइब हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली थी। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु, नागालैंड, गुजरात या फिर ओडिशा। अगर कल वाला आपने करंट अफेयर का वीडियो देखा होगा तो इसको डेफिनेटली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। तो ये पक्के टाइगर रिजर्व, बेसिकली इसको आप लोग रिलेट कर पाओगे जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अभी आपने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे पढ़ा भी होगा इस टाइगर रिजर्व के बारे में। इसके बारे में हमने ऑलरेडी द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कशन किया था। देखो लेकिन होता क्या है ना, बहुत सारे लोग जो कि डेली करंट अफेयर वाला वीडियो देखते हैं वो द हिंदू का वीडियो नहीं देखते हैं। तो उस वजह से कुछ आर्टिकल्स को मुझे वापस यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ता है ताकि जो डेली करंट अफेयर वाले वीडियो पर डिपेंडेंट है उनका कुछ भी ना छूटे। तो यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है ये हाल ही में न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या था, 200 कॉन्टेंजेंसी वर्कर्स थे जो कि एक तरीके से इस टाइगर रिजर्व को गार्ड भी करते थे। तो इन्होंने क्या करा, ये टाइगर रिजर्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुंच गए और इनका कहना यह है कि हम लोग की सैलरीज नहीं दी गई है, हम लोग के जो वेजेस हैं वो लगभग पिछले दिसंबर से नहीं दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हो 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है टाइम और इनकी सैलरीज नहीं प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो उस वजह से ये मुद्दा उठा है और इसी की वजह से पक्के टाइगर रिजर्व न्यूज़ के अंदर आ चुका है। ओके, नाउ ये टाइगर रिजर्व के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग यहाँ पर देखो, इसका नाम जो है ना, पक्के टाइगर रिजर्व के अलावा एक नाम और जाना जाता है, वो है पखुई टाइगर रिजर्व। तो इसके बारे में ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। कहां पर लोकेटेड है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। सबसे पहली चीज तो ये जो टाइगर रिजर्व है इसको डिक्लेयर किया गया था 1990 से लेकर 2000 के बीच में एक टाइगर रिजर्व। ओके, उसी के साथ इस टाइगर रिजर्व में बहुत सारे प्लांट्स की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, बहुत सारे जानवरों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। लगभग 2000 से भी ज्यादा प्लांट्स की स्पीशीज यहां पर मौजूद हैं। 300 स्पीशीज बर्ड्स की हैं, 40 स्पीशीज मैमल्स हैं, 30 स्पीशीज एम्फीबियंस हैं, 36 स्पीशीज जो है रेप्टाइल्स की भी आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कि प्लांट्स साथ ही साथ जैसे कि हम कहते हैं ना फ्लोरा फौना, ये दोनों ही चीज़ें अच्छी मात्रा में यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ बोला जाता है एक अमेजिंग साइट इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हॉर्नबिल स्पीशीज भी देखने को मिलती है। नाउ ये हॉर्नबिल स्पीशीज की वजह से ये जो पूरा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ जो ये पक्के टाइगर रिजर्व है ये अलग से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ हॉर्नबिल स्पीशी के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसी को हॉर्नबिल स्पीशी बोला जाता है। ठीक है, ये एक बेसिकली बर्ड है। तो यहाँ पर इसी की वजह से यहाँ पर ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बर्ड से रिलेटेड है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट बर्ड है वही हॉर्नबिल है, जो कि अभी हमने पिक्चर देखी थी। नाउ अब ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है इसको मैं अभी आप लोगों को मैप में भी दिखा देता हूँ। नाउ इस टाइगर रिजर्व को एक बार हम लोग मैप में भी अच्छे से कवर कर लेते हैं ताकि आप हर तरफ से इस आर्टिकल को अच्छे से जान जाओ, फिर उसके बाद दोबारा ये आर्टिकल देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में यहाँ पर आपको ये पक्के टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये पूरी इसकी लोकेशन है, कितना यहाँ पे ब्यूटीफुल सा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि इस टाइगर रिजर्व के अंदर हॉर्नबिल स्पीशी देखने को मिलती है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को पिक्चर में दिखाई थी। तो हॉर्नबिल स्पीशी के बारे में ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया जो है, इंडिया के अंदर लगभग आपको 9 प्रजातियां देखने को मिलेंगी हॉर्नबिल स्पीशीज़ की। तो उसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ये सब आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी बता दूँ कि यह अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल। ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया। केरला की भी स्टेट बर्ड ये बोली जाती है। साथ ही साथ वल्नरेबल सेक्शन के इसको वल्नरेबल सेक्शन के अंडर में डाल रखा है, यानी कि यह प्रजाति काफ़ी हद तक खतरे में है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ नागालैंड में ना हॉर्नबिल नाम का एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना, जो कि इसी बर्ड के नाम के ऊपर यह फेस्टिवल का नाम रखा गया है।
ये हो गई बात। अब उसके बाद पक्के टाइगर रिजर्व के आसपास कौन कौन से नेबरिंग एरियाज हैं या फिर कोई रिवर है वो कौन सी है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे साउथ और साउथ ईस्ट साइड में एक सेंचुरी पड़ती है नमेरी नेशनल पार्क ऑफ आसाम, ठीक है। उसके बाद जो आप कह सकते हो वेस्टर्न साइड में एक तरीके से जो ये पार्क है वो भरेली और कामेंग रिवर से बाउंड अप किया गया है, मतलब कि ये रिवर आपको देखने को मिलेगी। यानी पास में इसके एक नमेरी नेशनल पार्क है और साथ ही साथ भरेली कामेंग रिवर भी है। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये आपको ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर देखने को मिल जाता है। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 2। अगेन ये एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हाल ही में न्यूज में काफी ज्यादा था। एमएसपी के बारे में बात करी गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खरीफ क्रॉप्स। अब यहाँ पे जो ये खरीफ क्रॉप्स होती हैं उसके लिए सरकार ने यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात करी है। बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हम लोग पहले से प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन इस प्राइस को बढ़ा दिया गया है। तो उसी की वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ के अंदर आया है। अब यहाँ पे सरकार ने बोला क्या है, देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो ज़्यादातर खरीफ क्रॉप्स हैं उसके लिए इंक्रीज़ किया गया और इसमें जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा उसके ऊपर लगभग 50% का रिटर्न मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 रुपये का आपने प्रोडक्शन किया, इस पर आपको 50 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉफिट। तो ये चीज़ें यहाँ पर अब की बार डिक्लेयर करी गई हैं। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है अब की बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ महीने में ये फार्म लॉस भी न्यूज़ के अंदर है, एमएसपी का मुद्दा न्यूज़ के अंदर है, तो इस वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में आ जाता है। नाउ ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 3 में आपका एग्रीकल्चरल प्राइसिंग नाम का एक टॉपिक आता है। जीएस पेपर 2 के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर भी आपका एक टॉपिक आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस। और अब यहाँ पे बात करें एमएसपी की, तो बेसिकली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका मतलब ये है मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप, जो कि गवर्नमेंट देती है किसको? फार्मर्स को। मान लो कोई किसान है, यहाँ पे कोई फार्मर है, इसको एक तरीके से इतना प्राइस, मान लो कुछ भी यहाँ पे हो गया, कोई भी क्राइसिस आ गया, एक तरीके से मान लो जो फसल है, ठीक है, कोई फसल है, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, ये बहुत ही हद मात्रा में उग गया, तो क्या होना चाहिए? इसका प्राइस गिर जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे फिर भी इनको एक मिनिमम अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये तो हो गया एमएसपी की बात। अब अगर हम बात करें, एमएसपी दी जाती है बहुत सारी क्रॉप्स के लिए, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो क्या है? सबसे पहले एक बॉडी का नाम आपको दिख रहा होगा, CACP, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये रेकमेंड करती है एमएसपीज के लिए, ठीक है, रिकमेंडेशन का काम करती है। एक तरीके से इस बॉडी का मेन काम है, ये रिकमेंड करती है कि हाँ भाई एमएसपी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और इसने रिकमेंड किया है लगभग अभी 23 मैंडेटेड क्रॉप्स एंड आप कह सकते हो क्रॉप्स वगैरह के लिए एमएसपीज दिया गया है। वो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। CACP क्या है? बेसिकली जो कमीशन है ये एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आता है। ये बॉडी कब लाई गई थी? जनवरी 1965 में इस बॉडी को लाया गया था। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका काम है सरकार को रिकमेंडेशन करना कि हाँ ऐसा एमएसपी रहना चाहिए, इस क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी रहना चाहिए। तो सारा रिकमेंडेशन का काम करती है ये CACP। ओके, नाउ कौन कौन सी क्रॉप्स जो कि आती हैं एमएसपी के अंडर में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो सीरियल्स आते हैं, ठीक है, 7 अनाज आते हैं जैसे कि पैडी हो गया, वीट, बार्ले, जोवर, बाजरा, मेज़ और रागी। फिर उसके बाद 5 दालें भी आती हैं जैसे ग्राम, अरहर तूर एक ही हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया और फिर यहाँ पर लेंटिल हो गया। तो ये सारी दाल हो गई। उसके बाद ऑयल सीड्स भी आती हैं जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, रेप सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सेसम, साफ्लॉर सीड और नाइजर सीड, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद 4 कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं। कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, कोपरा हो गया और साथ ही साथ शुगर केन हो गया। शुगर कोन को फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइसेस के अंदर रख रखा है। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग एमएसपी मिलता है। ओके, आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया। नाउ ये जो टेबल आप देख रहे हो यहाँ पर बताया गया है एमएसपी कितना कितना लगाया गया है और रिटर्न कॉस्ट कितना मिल जाएगा, ठीक है। एमएसपी का जितना अमाउंट बढ़ा दिया गया है पर कुंटल के हिसाब से वो यहाँ पे बोला गया है। अगर आप देखो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा यहाँ पर आप लोगों को। ये 85 किसका है? ये है बाजरे का, ठीक है, क्योंकि जो रिटर्न ऑफ कॉस्ट है आप देख पाओगे 100 रुपये लगा रहे हो उस पर आपको 85% का आप कह सकते हो रिटर्न मिल रहा है। तो बाजरे के अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। एक बॉडी है जिसके बारे में बात करी गई, इसका नाम है नेपेड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ये पिक्चर आप लोग देख के पहचान रहे होंगे। ये पिक्चर ना एक मूवी से रिलेटेड है, ठीक है। वो मूवी 100% बहुत सारे लोगों ने देख रखी होगी। ज़रा बताना इस मूवी का नाम क्या है। इस पिक्चर को ध्यान से देखो और बताओ।
चलो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस बॉडी की, तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करता है, मतलब कि जो बंदे मेंटली हैंडीकैप हैं, ठीक है, मेंटली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये स्कीम काम करती है। नाउ अगर हम बात करें जो यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल एंड एम्पावरमेंट हैं, इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन हॉस्टल बिल्डिंग का, ठीक है, और ये कहाँ पे आप कह सकते हो, ये इस इंस्टीट्यूट के अंडर ही आती है, सिकंदराबाद के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे इस बॉडी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, जो इस टाइप के आर्टिकल होते हैं PIB के, वहाँ पर इस बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। इस बॉडी का काम क्या है, बेसिकली एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि किसके अंडर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एनवायरमेंट है, इसके अंडर में ये वाली बॉडी आती है। साथ साथ इसका काम क्या है, ये डेडिकेट करती है, क्वालिटी सर्विस देने की बात करती है ऐसे लोगों को जो कि मेंटली हैंडीकैप हैं या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर ये क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ओके, एक तरीके से उन लोगों को सपोर्ट किया जाता है, उन लोगों की हेल्प करवाई जाती है। साथ साथ इसको पहले, इस बॉडी को पहले बोला जाता था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप, बट इसका नाम बदलकर अब नेपेड कर दिया है, और इस बॉडी को एस्टेब्लिश करा गया था 1984 में। हेडक्वार्टर इसका सिकंदराबाद में देखने को मिलेगा, जो कि तेलंगाना के अंदर है। नेपाल के 3 रीजनल सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पर, न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में और मुंबई में है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के बारे में बात करी गई है। इसको हम लोग CSMT भी बोलते हैं। अब ये न्यूज़ के अंदर क्यों आया, ये रेलवे स्टेशन आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है, बहुत से लोग घूम के आए भी होंगे, ठीक है, कौन कौन गया है रियल में। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये बॉडी है जिसका नाम है IRSDC। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि स्टेशन को रीडेवलप करने का काम करती है, ठीक है, उसको रीडेवलपमेंट के लिए यहाँ पे वर्क करती है। तो इसने क्या करा, 9 लोगों को, 9 बिडर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जो कि क्या करेंगे, जो इस पूरे स्टेशन का, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT का, आप कह सकते हो, रीडेवलपमेंट करने वाले हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से वापस से रीडेवलप किया जाएगा, उसी वजह से स्टेशन न्यूज़ के अंदर है। लेकिन अभी इस स्टेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे एग्जाम से रिलेट होगी। वो क्या है, सबसे पहली बात, ये लोकेटेड है कहाँ पर, हार्ट ऑफ मुंबई पर, और जो ये CSMT रेलवे स्टेशन है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में आता है। तो अब क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर एक और बनता है, इंडिया की कितनी साइट्स हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती हैं, टोटल साइट्स ज़रा नंबर बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करा गया था, यानी इस रेलवे स्टेशन का 1878 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया, 10 साल में ये कंप्लीट हुआ, और इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। इसको डिज़ाइन किया गया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट FW स्टीवेंस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो ये आर्किटेक्चर है बिल्डिंग का, ये किस चीज़ का, आप कह सकते हो, किस चीज़ को शो करता है, ये बेसिकली इंडो सार्सनिक स्टाइल को शो करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आर्किटेक्चर है ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडो सार्सनिक स्टाइल का। नाउ अब ये इंडो सार्सनिक स्टाइल क्या होता है, देखो इस स्टाइल के अंदर ना 2 चीज़ों का मिक्सचर है, जैसे कि एक है विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल स्टाइल, और दूसरा है जो हमारे इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल स्टाइल था, ठीक है, ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल। तो इन दोनों का मिक्सचर है ये, इन दोनों को मिलाकर ये इंडो सार्सनिक स्टाइल बना हुआ है। अब आप कहोगे कि चलो हमें ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल समझ में आ गया, लेकिन अभी भी विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल स्टाइल समझ में नहीं आया। तो ये क्या है, देखो ये बेसिकली कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है, कहाँ से इंस्पायर किया गया है। लंदन में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है सेंट पैंक्रस रेलवे स्टेशन, ठीक है, वहीं से उसी का आर्किटेक्चर देखते हुए वहीं से इन्फ्लुएंस होकर हमने इस पूरे आर्किटेक्चर को, यानी जो ये छत्रपति शिवाजी वाला रेलवे स्टेशन है, इनको यहाँ पर बनाया है, ठीक है। उसके बाद जो ये स्टेशन है, इसके अंदर सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिलेगा, और रियली में काफ़ी सुंदर यहाँ पर ये स्टेशन है, ठीक है। मैं तो पर्सनली काफ़ी लंबे समय तक मुंबई में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब मैंने रियल में देखा है, काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है वैसे ही। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे अगर हम बात करें एंटी हेल गन्स के बारे में, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, GS पेपर 3 से आप रिलेट कर पाओगे, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। हुआ क्या है, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, क्वेश्चन पहला यही है कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है और हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन होते हैं, तो पहले हम इसको कवर करेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग समझते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ध्यान रखना, हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का, जहां पर प्लांट्स को ऐसे कल्चर किया जाए, ठीक है। और एक तरीके से होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होता है कि किस तरीके से कल्चर्ड प्लांट को इस्तेमाल किया जाए मैन के लिए, एक तरीके से खाने के लिए, या फिर मेडिकल पर्पज़ के लिए, या फिर एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन के लिए। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है सिंपल वर्ड्स में, कल्टीवेशन,
प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, हर्ब्स, ऑर्नामेंटल एंड एक्सोटिक प्लांट्स। ठीक है, यानी कि उसको उगाना, उसका प्रोडक्शन करना और साथ ही साथ उसको बेचना। किस किस चीज़ को? वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, कुछ जड़ी बूटियाँ हो गई, ऑर्नामेंटल और एक्सोटिक प्लांट्स हो गए, इन सबको यहाँ पर ये 3 स्टेप्स याद रखना। इन 3 स्टेप्स को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। नाउ ये जो टर्म हॉर्टिकल्चर है ना, कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड है पहली बात, एक हॉर्टस, ठीक है, जिसका मतलब होता है गार्डन, और कल्चरल मतलब होता है कल्टीवेशन। तो यहाँ से ये वर्ड निकाला गया है हॉर्टिकल्चर। और जो LH बेली हैं, इनको बोला जाता है ये फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये हमसे पूछा नहीं जाएगा, हमसे पूछा जा सकता है वो इंडियन हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है, ये पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, इंडियन हॉर्टिकल्चर के जो फादर हैं वो हैं MH मारीगोडा। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पेपर भी होता है UPSC में, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस वजह से मैंने यहाँ पर आपको ये समझा दिया। नाउ अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो ये हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि मैंने बताया इनका काम क्या है, जो भी क्रॉप्स है, फसल है, उसको उगाने का, ठीक है, उसको कल्टीवेशन करने का, प्रोडक्शन करने का और उसको बेचने का। अब वह जब उगाते हैं, अगर कोई मूसलाधार बारिश होती है या फिर ओले पड़ते हैं तो उनकी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। नाउ उसी ओलों से, उसी मूसलाधार बारिश से बचने के लिए ये बनाई गई है एंटी हेल गन्स। ठीक है, जो मोटे मोटे ओले पड़ते हैं ना, उसको ये हवा में ही पानी में बदल देगा, एक तरीके से ड्रॉप्स में बदल देगा, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर। ऐसा क्या होने वाला है आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहली चीज़ ये देख लो, इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। IIT बॉम्बे के साथ कौन था? डॉक्टर YS परमर, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जो कि नौनी में है। तो ये दोनों ने मिलकर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया है। अच्छे से आप लोग इसका फिगर देख लो, कोन शेप का ये है, ऊपर स्काई की तरफ ऊपर खुला हुआ है, एक तरीके से गन की तरह है, ऊपर शॉक वेव ये छोड़ेगा, और जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि हेल स्टोन्स होते हैं उनको वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। नाउ ये जो एंटी हेल गन है, ये एक मशीन है जो कि शॉक वेव्स को जनरेट करेगी, और वो जो शॉक वेव्स हैं वो क्या करेंगे, जो ओले होते हैं ना, उनको, उनकी जो ग्रोथ है उसको कम करेगा। अगर इसमें क्या क्या है देखो, एक टॉल सा ये मशीन इस तरीके से आपको देखने को मिली होगी, फिक्स स्ट्रक्चर है, टावर की तरह आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ऊंचा है। ठीक है, लॉन्ग और नैरो कलर का इसका, लॉन्ग और नैरो शेप का इसका कोन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्काई की तरफ यानी बादल की तरफ ऊपर से खुला हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर है। नाउ ये जो गन है इसको फायर किया जाता है कैसे? इसके अंदर कुछ डालेंगे तभी तो कुछ फायर किया जाएगा, अगर कुछ डालेंगे नहीं तो क्या फायर होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या डाला जाता है? एसिटिलीन गैस डाला जाता है और एयर डाली जाती है इसके लोअर चैम्बर में, और फिर उसके बाद इसमें से शॉक वेव्स रिलीज होती हैं, और वो शॉक वेव इतनी फास्टर होती हैं कि जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होता है उसकी साउंड से भी ज़्यादा तेज ट्रैवल कर सकती हैं। आप समझ सकते हो कि साउंड से भी ज़्यादा तेज ट्रैवल करेंगे शॉक वेव्स, और जाकर जो भी ये आप कह सकते हो ओले होंगे इनको डिसरप्ट करेंगे। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पर शायद रीटाइप हो गई है। नाउ यहाँ पे बात करते हैं कि जो शॉक वेव्स हैं ये एक तरीके से क्या करेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, क्लाउड्स के अंदर, और एक तरीके से आप कह सकते हो जो हेल स्टोन बनता है ना, हेल स्टोन को बनने से ये रोकेगा, और जो है सिंपली रेन ड्रॉप्स की तरह बरसेगा, जिससे कि फसलों को नुकसान भी नहीं होगा। ओके, नाउ आते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, UN सेक्रेटरी जनरल के बारे में बात करी गई है। UN सेक्रेटरी काउंसिल फॉर्मली इन्होंने अप्रूव कर दिया है एक सेक्रेटरी जनरल को। तो आपको मालूम होगा UN के सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो है एंटोनियो ग्यूटेरस, जिनका आप लोगों को नीचे पिक्चर दिख रहा होगा। लेकिन ये पहले इलेक्ट हुए थे, अब इनका टर्म पूरा हो गया है, लेकिन सेकंड टर्म के लिए भी इनको एक तरीके से अब की बार सेक्रेटरी जनरल बनाया जा रहा है, तो उसी वजह से न्यूज़ के अंदर है। ठीक है, दूसरी बार यहाँ पर अपने दूसरे टर्म के लिए बन रहे हैं। अब उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कैसे यहाँ पर UN के सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं यूनाइटेड नेशन के, ये बेसिकली ये एक हेड होते हैं यूनाइटेड नेशन पूरे के पूरे सेक्रेटेरिएट के। जो सेक्रेटरीट जनरल है इसको अपॉइंट, सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? जैसे कि एंटोनियो ग्यूटेरस हैं, इनको अब अपॉइंट किसने किया होगा, कैसे अपॉइंट करे होंगे? तो इनको अपॉइंट किया गया है जनरल असेंबली के द्वारा। इसके अंदर एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी होती है। ठीक है, ये लोग रिकमेंड करते हैं, सॉरी इनको रिकमेंड करता है सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपस में जो लोग हैं ना, वो सब मिलकर, जितने भी मेंबर्स हैं वो सब आपस में डिस्कशन करने के बाद जो है इन सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करते हैं। नाउ ये जो सेक्रेटरी जनरल का सिलेक्शन है, ठीक है, ये वीटो पावर पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी कंट्रीज के बाद आपको वीटो पावर देखने को मिलेंगी। ठीक है, 5 परमानेंट कंट्रीज हैं UN के अंदर। वो कौन सी हैं 5 परमानेंट कंट्रीज UNSC के अंदर, बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर हम बात करें वो उन 5 कंट्रीज की, तो उनके पास आपको वीटो पावर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि चाइना, चलो एक का नाम मैंने बता दिया, चाइना काफ़ी हद तक गलत इस्तेमाल भी करता है उस वीटो पावर का। नाउ अगर हम बात करें इन पर्सन की, ये जो सेक्रेटरी जनरल है इनका टर्म कितना लंबा होगा,
तो देखो अभी यहाँ पर इनका टर्म ऑप्शनल रखा गया है, कोई यहाँ पे कंपलसरी चीज़ है नहीं, लिमिट नहीं है, कोई भी कभी तक रह सकते हैं, लेकिन एक बार का जो टर्म होता है ना वो 5 साल का होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है नहीं, यहाँ पे आप देख पाओगे बोला ये गया है एक बार का टर्म नहीं, यहाँ पे ये बोला गया है जितने भी सेक्रेटरी जनरल अभी तक अपॉइंट होते हुए आए हैं 1970 से, वो सब 5 साल के टर्म तक अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद ये भी बोला गया यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट जैसे कि इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो, एक लिमिट होती है जनरल सीट, वो कोई लिमिट नहीं दे रखी है, कितना भी यहाँ पे बूढ़ा हो जाए इंसान। लेकिन जो ये सेक्रेटरी जनरल हैं, अगर हम बात करें अभी तक जो इतिहास रहा है, हर एक सेक्रेटरी जनरल अपने लाइफ में 2 बार सर्व करता हुआ आया है। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा सेक्रेटरी जनरल नहीं है 1981 से जिसने कि एक थर्ड टर्म स्टोर किया हो, क्योंकि अभी एंटोनियो गुटेरेस की बात करें इनकी, तो ये अभी भी सेकंड टर्म के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है ये थर्ड टर्म के लिए बन जाए। ठीक है, सारी चीज़ें नई नई हो रही हैं तो हो सकता है ये भी काम हो जाए। ठीक है, तो इतिहास जो है पलट जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, केरला जो है एक प्रोजेक्ट लेकर आया है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 विमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये वाला जीएस पेपर जो हमने पहले पढ़ा है वो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल बॉडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट के बारे में, तो केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट। इसके अंदर जो आप कह सकते हो लेडीज़ होती हैं किचन के अंदर वर्क करती हैं, उनको काफ़ी हद तक हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी। कैसे, इसका पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है किचन्स को मॉडर्नाइज करना। एक तरीके से आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे हाथ से धोए जा रहे हैं, तो क्या होगा उनके लिए वॉश डिशर्स लगा दिया जाए, डिश वॉशर जिसको हम लोग बोलते हैं, डिश वॉशर लगा दिया जाए। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड करवा दी जाए, ओवंस दे दिया जाए। तो इस तरीके के यहाँ पर मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स को दिया जाएगा ताकि जो है उनका टाइम भी बच सके, और जो वो टाइम है वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा सके, उनकी हेल्प प्रोवाइड हो सके। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका, आप कह सकते हो ये जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट किचन। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो केरला के अंदर एक बॉडी है, याद रखना है आपको, केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, ये रन कर रहा है। ये बेसिकली एक चिट फंड को यहाँ पे लंबे समय तक लेंड करने वाले, एक तरीके से लोन देने वाले हैं। चिट फंड क्या होता है, इसके अंदर बहुत जैसे कमेटी का पैसा होता है ना, मान लो कोई 10 जन है तो 10 जने जो है हर महीने 1,000 रुपये करके डाल देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है पैसा, फिर वो एक बंदा ले जाता है उठा के, तो उसी को चिट फंड यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो उस चिट फंड के बेसिस पे ये सारी चीज़ चलाई जा रही हैं, ये हमने डिस्कस करा। उसके बाद अगर हम बात करें इस स्कीम के अंडर में क्या होगा, सॉफ्ट लोन्स दिए जाएंगे वेमेन को। मान लो कोई वेमेन है वो सॉफ्ट लोन लेंगी, और सॉफ्ट लोन लेने के बाद जो है वो अपने जो नए नए गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको परचेज करेंगी और अपना काम जो है आसान करेंगी किचन्स के अंदर। ओके, ये सिंपल सा फंडा है। अब आप बात करोगे सॉफ्ट लोन लेने के बाद, जब लोन है तो इंटरेस्ट भी पे करना होगा, तो हाँ ऑब्वियस ही बात है, लेकिन इंटरेस्ट में वेमेन के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी पे करेगी, यानी कि सारा बर्डन वेमेन के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, वो जो इंटरेस्ट होगा ना, इंटरेस्ट जो है आधा विमेन पे करेगी, आधा जो है स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, और आधा लोकल गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बंटवारा होगा, एक तिहाई का यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिससे कि इनको और हेल्प मिल जाए। नाउ अब यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं जिनके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा एब्सोल्युटली फ्री हैं, वो कौन है, मेंबर्स ऑफ कुदम्बश्री। अब यहाँ पे कुदम्बश्री क्या है, ये केरला का एक विमेन एम्पावरमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है। ठीक है, विमेन को एम्पावर करने के लिए स्कीम चलाया गया था, और इसके अंदर जो भी लोग हैं वो किचन गैजेट्स को परचेज कर सकते हैं इस स्मार्ट स्कीम के अंडर में। इनको कोई सिक्योरिटी भी नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात, इनको कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ेगी, तो इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे अगेन ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। किस तरीके से हम लोग यूनिवर्स के अंदर स्टार्स को यानी सितारों को काउंट कर सकते हैं, या फिर सितारे कितने हैं, क्या आपने गिने हैं या एग्जैक्ट टर्म्स नहीं पता है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से उसको काउंट किया गया है। नाउ यहाँ पे इसी को लेकर बात करी गई है, ये साइबर 2 है, कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2 इसकी फुल फॉर्म है। तो साइबर 2 को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, 6 जून 2021 में इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से, न्यू मैक्सिको यूएसए से जो है इसको लॉन्च किया गया है। ओके, नाउ अब यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्टिव इसकी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी यूनिवर्स के अंदर जितने भी सितारे हैं उनको काउंट करना। कैसे, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है क्या करेगा, मेजर करेगा उनके ग्लो को, जो किस तरीके से वो चमक रहे हैं, चमक के बेसिस पे देखा जाएगा। और आपको मालूम है जो भी स्टार है वो चमकता है, कैसे चमकता है, क्योंकि उनके अंदर थर्मल फ्यूजन हो रहा है, यानी कि एनर्जी जनरेट कर रहा है। एक तरीके से जो सितारा चमक रहा है ना, वो एक आग का गोला है हकीकत में। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है हमारे अर्थ से, ज़्यादा दूर ही पे है, उस वजह से वो हम लोगों को छोटा दिखाई दे रहा है, टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एक आग का गोला है। ओके, नाउ ये हो गई बात सितारों की।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनके आप कह सकते हो कि ग्लो के बेसिस पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन करी जा रही हैं। उसके बाद जो है क्या ऐसा पहली बार है कि हम लोग स्टार्स को काउंट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, पहली बार नहीं है। हम लोगों ने पहले भी ऐसे मिशन को लॉन्च किया है। ये साइबर 2 है तो साइबर 1 भी लॉन्च हुआ है। उसके बाद साथ ही साथ जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जिसको हम लोग ESA बोलते हैं, इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी हर्शल, ठीक है, इन्होंने भी पहले काउंट किए हैं नंबर ऑफ गैलेक्सीज को। ठीक है, उनके चमक को यहाँ पे जो उनका आप कह सकते हो ब्राइटनेस है उसको भी मेजर करने की बात पहले कर चुके हैं, पहले ये सारी चीज़ें करते हुए देखे हैं। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारी चीज़ें चलो चल रही हैं, उन्होंने स्टार्स काउंट करे तो काउंट तो करे होंगे, तो कितने स्टार्स हैं यहाँ पर बेसिकली। तो साइंटिस्ट का एक एस्टिमेशन है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, एक सिर्फ अंदाजा है कि लगभग 100 मिलियन स्टार्स जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये फिगर आप कह सकते हो यहाँ पे जो हर एक गैलेक्सी है, बेसिकली आपको गैलेक्सी भी बहुत सारी देखने को मिलेंगी, तो हर एक गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन स्टार्स हैं। और ये फिगर अभी भी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इस फिगर को थोड़ा सा और बड़ा चढ़ाकर अच्छे से थोड़ा सी टोटलिंग वगैरह करने के बाद एज पर दी नासा बताया यह गया है जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो है 100 क्विंटिलियन। ट्रिलियन बिलियन ये नहीं है, क्विंटिलियन मतलब कि एक, ठीक है, मतलब 100 क्विंटिलियन का मतलब एक, और इसके आगे 21 जीरो ऐसे लगाते रहो, ठीक है, 21 जीरो लगा दो, 1 विद 21 जीरोस, उतने स्टार्स प्रेजेंट हैं। तो ये 100 क्विंटिलियन स्टार्स हैं, ऐसा यहाँ पे एस्टिमेशन है, इसको ध्यान रखना। चलो आगे आते हैं। आज का लास्ट आर्टिकल है ईगल एक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके बेसिस पे आज का थंबनेल में जो साइड सा छोटा सा पिक्चर लगा है, एकदम इंटरेस्टिंग सा, एकदम डैशिंग सा, तो उसी पिक्चर की यहाँ पे बात करी जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग चाहो तो इस चैनल को दीपक यादव एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हो, नीचे ज्वाइन बटन आ रहा होगा उसको ज्वाइन करके, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे यहाँ पर कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें ईगल एक्ट की, तो जो डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव जो एक तरीके से लॉफग्रेन एंड रिपब्लिक जॉन कर्टिस, मतलब आप कह सकते हो क्या क्या नाम है, पहली बात आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव, या आप देख लो जो बाइडेन वाला एरिया है, ठीक है, जो बाइडेन की पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है ईगल एक्ट। ईगल एक्ट का मतलब है इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट ऑफ 2021। मतलब क्या है, जो ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड के लिए लोग काफ़ी परेशान रहते थे, जैसे कि मान लो मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, अब क्लियर करना, यहीं पे समझते हैं। वीज़ा के बारे में बात हो रही है। वीज़ा क्या है, एक ऐसा ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बेसिस पे हम लोग किसी कंट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे जो ये वीज़ा है ना, ये 2 टाइप्स के देखने को मिलता है। एक तो होता है इमिग्रेंट वीज़ा, ठीक है, क्या होता है इमिग्रेंट, स्पेलिंग नहीं लिखी है मैंने, ऐसी बना दिया है। दूसरा होता है नॉन इमिग्रेंट, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना, हमेशा याद रखना। इमिग्रेंट वीज़ा में क्या होता है, सबसे पहली बात कि पहले हम नॉन इमिग्रेंट को समझते हैं फिर इमिग्रेंट को समझेंगे। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में क्या होता है, ये ऐसा वीज़ा है, एक तरीके से आपको वर्क करने जाना है, आप मान लो यूएस में वर्क करना है, तो आप जाओगे यूएस में वर्क करने, लेकिन आप रह नहीं सकते हो, काम करके आपको वापस आना है इंडिया। और इमिग्रेंट ऐसा वीज़ा है, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, आप जो है वहां पर रह सकते हो, वहां पर परमानेंट रह सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमिग्रेंट वीज़ा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करी गई है। नाउ ये जो ईगल एक्ट है ये इमिग्रेंट वीज़ा के लिए है, तो आपको ध्यान रखना है जो इमिग्रेंट वीज़ा दिया जाएगा, और पहले इसकी एक लिमिट हुआ करती थी, यानी कि पहले भी ये लोग इमिग्रेंट वीज़ा देते थे, लेकिन एक स्पेसिफाइड लिमिट हुआ करती थी कि इससे ज़्यादा वीज़ा नहीं दिया जाएगा। वो लिमिट हुआ करती थी 7% की, अब उस 7% को लिमिट हटा दी गई है, नो लिमिट है। जो भी ब्रिलियंट माइंड्स होंगे, इंटेलेक्चुअल्स माइंड होंगे, उनको यहाँ पे उठाया जाएगा, और जो अमेरिकन के एम्प्लॉयर्स होंगे वो जो है एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं इन लोगों को, मतलब कि इंडिया को भी बेनिफिट होगा और अमेरिका को भी बेनिफिट होगा, दोनों तरफ से यहाँ पे मजा आने वाले हैं, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे एक और बात करी गई है, वो है स्पॉन्सर्ड, फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजाज के बारे में। तो जो ये फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजाज है, इनका भी एक लिमिट हुआ करता था, ठीक है, इनका लिमिट हुआ करता था 7% का, इनका बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो ये इमिग्रेंट वाले वीजा हैं उनका लिमिट नो लिमिट कर दिया गया है, जो भी ब्रिलियंट माइंड्स हैं उनको निकाला जाएगा, और जो है यहाँ पर अमेरिका में वो वर्क करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करवाई जाएगी, लगभग 9 साल यहाँ पे लगने वाले हैं पीरियड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस लिमिट के लिए। ये जो लिमिट है इसको कम करते करते 9 साल लगेंगे, और चीज़ें आने वाले टाइम पर इंप्लीमेंट होती रहेंगी। ओके, जो ये 7% वाला लिमिट था, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, पहले हुआ करता था, अब हटा दिया गया है। ये 20th सेंचुरी का ये आइडिया था, अब यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन को ये लोग अट्रैक्ट करेंगे अमेरिका के अंदर। अब क्वेश्चन ये है, ये एक्ट ईगल एक्ट ये किस किस को, इलीगल बोल रहा हूँ, ईगल एक्ट ये किस किस को बेनिफिट देगा।
सबसे पहली बात, यूएस की इकॉनमी को बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, ब्रिलियंट माइंड्स को ये लोग लेंगे। अब यूएस के अंदर काम करेगा, अमेरिकन एम्प्लॉयर्स जो है इनको हायर करेंगे, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन तो मिलेगा, तो उनकी इकॉनमी जो है काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट में बात करी गई है, इंडिया को भी हेल्प मिलेगी। कैसे? जो इंडिया के जॉब सीकर्स हैं जो कि काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं, अभी तो उनके पास टेम्पररी वीज़ा है, लेकिन अब कोई वहाँ पे टेम्पररी वीज़ा पे वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा, मैं परमानेंट पे आ जाऊँ वहाँ पर, क्या बार बार आएगा वो वहाँ पर, ठीक है, वो चाहेगा ना मैं परमानेंट हो जाऊँ। तो जो टेम्पररी वीज़ा वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान है, तो वो चाहते हैं कि ग्रीन कार्ड चालू हो जाए। अब यहाँ पर वो सिस्टम भी आ चुका है, तो उनको ये काफ़ी हद तक हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई होप आपको ये सारे आर्टिकल्स क्लियर हुए होंगे, और आपने देखा होगा सारे आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हमने सभी में टू द पॉइंट बात करी है, और हालांकि आधा घंटा लगा है, लेकिन ये वर्थ करता है, आपको बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है मेरी तरफ से। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।